मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज से एक दो दिन पहले मुझे किसी स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर आप GS1 और GS2 के स्ट्रेटजी वीडियोस भी बना दीजिए। और ये बहुत ही एक अच्छी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है, नॉट प्रीलिम्स बट मेंस, उसको देखते हुए बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो पहले के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं जो अप टू 67th का जो मेंस हुआ है, तो थोड़ा सा वो फंस सकते हैं, क्योंकि 68th में काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आ गए हैं। 68th का मेंस जिन बच्चों ने दिया होगा उनको रियलाइज़ होगा कि कितने पसीने छूटे थे उनके। तो वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें ना आपको कोई बताएगा नहीं। जो स्टूडेंट उस जर्नी से होके गुजरा है, जिसने एग्ज़ाम दिया है, उसको मालूम है कि क्या उसके ऊपर बीती होगी, किस तरह से वो एक्सपेक्ट करके गया होगा, जो उसको कोचिंग वालों ने बताया होगा, और किस तरह का पेपर का सामना किया। तो वो ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को रिलेट किया, लेकिन वो कोचिंग वाले इस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन देख लिया, उसको रिव्यू कर दिया एंड दैट्स इट। पर हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि मेरा भी लाइव एक्सपीरियंस है ये, मैंने ये वो एग्ज़ाम दिया था, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी और क्या क्या प्रॉब्लम्स जनरली जो मुझे लगता है कि वहाँ पे जो लटके हुए चेहरे थे तो बहुत सारे बच्चों ने फेस की हैं। और आप भी अगर नहीं तैयार हुए तो आपका भी यही हाल होने वाला है, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा, और आप सोचिएगा तभी जब आपको पहले से काफ़ी कुछ पता होगा। तो वही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहले हम कंपेयर करेंगे 67th BPSC मेंस तक का जो एग्ज़ाम होता था और अब कैसे वो चीज़ें बदल गई हैं। आप जानते हैं कि हमारे जो मेंस का एग्ज़ाम है GS1, GS2 और SA का होता है। GS1 300 नंबर का होता है, GS2 300 और SA भी आपका 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, ऐसा ऐसे का पेपर जो है वो ऐड नहीं होता था। तो आप 67th BPSC मेंस का देख लीजिए। हम यहाँ पे GS1 का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, GS2 का हम बाद में करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ GS1 तक खुद को लिमिटेड रखेंगे। 67th BPSC मेंस तक जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें 3 सेक्शन आते थे, ठीक है। सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 जो होता था वो थ्योरेटिकल पोर्शन होता था, जो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ये सब, ठीक है। सेक्शन 2 होता था करंट अफेयर का, और सेक्शन 3 जो होता था डेटा इंटरप्रिटेशन जो आता था वहाँ पे, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि 6 क्वेश्चंस आते थे सेक्शन 1 में। कितने क्वेश्चंस आते थे? 6 क्वेश्चंस आते थे सेक्शन 1 में, जिसमें से आपको कोई भी 3 करने होते थे। सेक्शन 2 में करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन आते थे, जिसमें आपको कोई भी 3 करने होते थे। और सेक्शन 3 में आपके पास 4 क्वेश्चंस आते थे डेटा इंटरप्रिटेशन के, जिसमें कोई भी आप 2 कर सकते थे। और टाइम कितना आपको दिया जाता था? 3 घंटे का समय दिया जाता था। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करने होते थे? 8 क्वेश्चंस करने होते थे, ओके। अब जो 68th BPSC का मेंस हुआ उसमें कुछ चीज़ें कैसे बदली। इसमें भी 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, 2, 3। सेक्शन 1 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा वो कंपलसरी होगा, और इसके फिर फर्दर 5 सब पार्ट होंगे। मतलब आप देखिए, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपको करना ही करना है, और उसके जो 5 पार्ट है वो भी आपको करने हैं, ओके। उसमें कोई चॉइस आपको नहीं दी जाएगी। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन के लिए 2 पेज छोड़े गए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये भी क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसे सब पार्ट आता है A और B, ठीक है, उसमें से चॉइस हो जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में सब पार्ट आएगा A और B, उसमें चॉइस हो जाती है। सेक्शन 2 में फिर आप जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 जो मिलेगा उसके फिर फर्दर 5 सब पार्ट होंगे, ये सब कंपलसरी आपको करने होंगे। फिर क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 जो आता है, फिर उसके आप क्वेश्चन 5 में फर्दर आप सब पार्ट करेंगे 5A या फिर 5B, उसमें से कुछ कर सकते हैं। फिर आप क्वेश्चन 6 के फर्दर सब पार्ट करिए 6A या 6B, उसमें से आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको चॉइस मिल जाती है। सेक्शन 3 में फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करने हैं, ओके। और उसमें भी आपको चॉइस दी जाएगी 7A, 7B में कोई क्या करेंगे, या 8A या 8B में आप क्या करना चाहते हैं, ओके। अब यहाँ पे 8 क्वेश्चंस करने थे। क्वेश्चंस यहाँ पे भी हालांकि आपको 8 ही दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और ये वाला क्वेश्चन कितने हो गए टोटल? 3 ये क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन यहाँ से निकल गए 6, और 2 क्वेश्चन यहाँ से 8 निकल गए। लेकिन इस क्वेश्चन का जो स्कोप है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और चॉइसेस जो हैं वो कम हो गई हैं 68th BPSC मेंस में। आप कंपेयर करके देखिए, क्योंकि यहाँ से 6 में कोई भी 3 उठा के करने होते थे, 5 में कोई भी 3 करने होते थे, और 4 में 2 करने होते थे, ओके। पर यहाँ पे वैसी कहानी नहीं है, क्योंकि इसमें 2 में से आपको एक ही करना है, ठीक है। तो उसमें से 4 ऑप्शंस में से आपको नहीं सेलेक्ट करने को मिल रहा है, या 5 या 6 में से नहीं मिल रहा, सिर्फ 2 में ही आपको
चॉइसेस दी जा रही हैं और कंपलसरी क्वेश्चंस भी हैं जो आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। देखिए 6 क्वेश्चन तो पहले की तरह ही है कि 38 मार्क्स के जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते थे, लेकिन जो 2 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये बहुत ही लेंदी कर दिया इसने पेपर को, क्योंकि आप देखिए हर क्वेश्चन का जो सब पार्ट है, जैसे ABC करके हम आगे देखेंगे, वो 2-2 पेजेस उसके लिए छोड़े गए हैं। तो टोटल जो है ना आप इसमें मिला लीजिए तो 5 दूना 10 पेज इसके लिए और 10 पेज इसके लिए, ठीक है। तो 20 पेजेस यहाँ पे आपको ये सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने में लग जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे क्या अप्रोच रहेगा हमारा इन क्वेश्चंस के लिए। देखिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कैसे पूछे गए थे। टिल 67th BPSC मेंस तक आपको पता है बहुत घिसे पिटे क्वेश्चन आते थे। ये सब क्वेश्चंस आपको बार बार रिपीट करके पूछे जाते थे। जैसे 67th BPSC में जो सेक्शन 1 था, जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, उसमें क्या पूछा गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन, वेस्टर्न एजुकेशन जो बिहार में है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था, गांधी जी का इमरजेंस, ठीक है। अब मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा नहीं क्योंकि वो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा, आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। तो इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे घूम रहे थे। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते थे, ज़्यादा बड़े भी नहीं होते थे। ज़्यादा मुश्किल से एक जैसे एक क्वेश्चन होता है ना, जैसे ये गांधी जी का जो इमरजेंस है, तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, इसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे गांधी जी के इमरजेंस के लिए, बस। फिर उसके बाद कुछ और नहीं पूछा था। लेकिन 68th में ना सिर्फ एक पार्ट पूछा था, फिर दूसरा पार्ट भी पूछा था। तो एक ही क्वेश्चन में उन्होंने अलग अलग चीज़ें पूछी थी। वो हम देखेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा और, तो उसकी तरफ देखेंगे। जस्ट अभी आप ओवरव्यू ले लीजिए, ओके, कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते थे, अब कैसे पूछे जाते हैं। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट पूछा गया, मॉडर्न आर्ट पूछा गया और संथल अपराइजिंग, चंपारण सत्याग्रह, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी क्वेश्चन आया था। तो इसमें भी सब पार्ट थे। ये छठा था ना, इसमें ये तीनों में से कोई 2 लिखना था। और ये जो पूरे का पूरा जो 6 आप देख रहे हैं, इस 6 में से कोई आपको 3 क्वेश्चन करने होते थे। बहुत ही ईजी है ये, तो कोई भी टॉम डिक एंड हैरी ये क्वेश्चन कर देगा। ओके, देखिए 114 मार्क का है। आप कितना भी लिखेंगे तो यहाँ से कम कितना भी ख़राब लिखेंगे या एवरेज लिखेंगे, 70 मार्क्स आपके लिए यहाँ से रखे हुए ईजिली आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो सेक्शन 2 होता था। सेक्शन 2 में क्या था, करंट अफेयर। इसमें कितने क्वेश्चन होते थे, टोटल 5 क्वेश्चन होते थे। तो क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वाड के बारे में। बहुत ही एक प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है ये। अग्निपथ जो स्कीम उस समय लॉन्च की गई थी, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये तो कब से ये बात चली आ रही है और आई थिंक ये सब बच्चा तैयार करके जाता है। वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, ये भी कोई क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन आया था थोड़ा, हाँ ये क्वेश्चन था जो पॉलिटी का क्वेश्चन था, इन्होंने इसमें डाल दिया था। बट ऐसे क्वेश्चन वो GS1 में डालते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन जो फेमस रहता है ना, वो डाल ही देते हैं। 68th में भी उन्होंने डाला था। तो रूलिंग पार्टी जो है किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उसको अपने हिसाब से चलाती है, तो इस बारे में क्वेश्चन आया था। और उसके बाद 12 से 15 यानी कि 4 क्वेश्चन थे डेटा इंटरप्रिटेशन के, जिसमें से 2 आपको करने होते थे। तो ये 67th मेंस तक इस तरह का सिलेबस था। तो आप बताइए इसमें आपको लगता है कि कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल था? मुझे तो नहीं लगता। यहाँ से भी आप आराम से 70 मार्क्स उठा सकते थे, ठीक है। उसके बाद ये तो फिर इसके तो पूरे मार्क्स होते हैं, आप उठा मतलब बहुत अच्छा स्कोर जो है GS1 में किया जा सकता था टिल 67th BPSC मेंस। अगर यहाँ पे रहता, अगर इस तरह का सिलेबस और ऐसे क्वेश्चन सभी भी पूछे जाते, तो इतना हमको माथापीची करने की ज़रूरत नहीं थी। बट अभी जो चेयरमैन साहब हैं अतुल प्रसाद साहब, उन्होंने तो बहुत ही कुछ बदल दिया है। देखते हैं क्या बदला उन्होंने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, 68th BPSC मेंस में कितनी टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे गए थे। सेक्शन 1 फिर वो थ्योरेटिकल है ना। तो ये जो सेक्शन 1 है आपका, ये कितने नंबर का आएगा यहाँ पे देखिए, ये इसके सब पार्ट्स आप देख लीजिए। पहला जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, जिसके 5 सब पार्ट थे A से लेके E तक। उसमें से पहला क्वेश्चन क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जो फीचर्स थे वो आपको लिखना था, ठीक है। वो 8 नंबर का था, जिसके लिए 2 पेज छोड़े गए थे। फिर बिरसा मुंडा रिवोल्ट, इंडिगो रिवोल्ट, फिर पटना कलाम पेंटिंग, जो केव्स का डेवलपमेंट हुआ ईस्टर्न इंडिया में, उसके बारे में पूछा गया। तो ये जो दोनों क्वेश्चन थे, ये दोनों 7-7 नंबर के थे, ओके। अब देखिए ये केव्स का जो डेवलपमेंट है, ये थोड़ा आप एंशियंट बिहार की हिस्ट्री पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको बराबर नागार्जुन केव्स, ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी, है ना। तो ये आर्ट एंड कल्चर से वहाँ से ये उठाया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, कंपलसरी है, बट उसके जो सब पार्ट्स हैं उसमें आपको चॉइस मिलेगा। तो 2 में आपको सिर्फ एक चॉइस मिल रहा है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया था और उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन बिहार में जो डेवलपमेंट हुआ उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। इन दोनों में चॉइस थी, ठीक है। 38 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके पास निकल के आ जाता है।
फिर थर्ड वाला क्वेश्चन, फिर ये भी कंपलसरी है और इसके जो सब पार्ट्स हैं इसमें से आपको चॉइस मिलेगा। उसमें क्या था, डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, कि किस तरीके से जो मंदिरों का विकास हुआ उत्तर भारत में, उसके ऊपर आपको डालना था। और रविंद्रनाथ टैगोर का सोसाइटी और कल्चर के बारे में वो क्या सोचते हैं, ये सब चीज़ें लिखनी थी। इसमें आपके पास चॉइस थी 38 मार्क्स में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेक्शन 2 में जो करंट अफेयर का पार्ट है, उसमें आपको किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला है 18th नेशनल स्काउट जो जम्बूरी राजस्थान में हुआ था, वहाँ पे इसके बारे में क्वेश्चन आया था। ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है, मतलब कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरह का क्वेश्चन आ भी सकता है, लेकिन ये आया था। नेक्स्ट आप देख लीजिए, ये था मैंडेट ऑफ यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क इन मैनेजिंग द पीस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन था। तो ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, मैंने आपको पढ़ दिया, मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं क्योंकि वो क्वेश्चन आप खुद देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ सब सारे क्वेश्चंस उसी भाषा में लिख दूंगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ये सिर्फ ओवरव्यू लेक्चर है, डिटेल में हम इसके ऊपर स्ट्रैटेजी और किस तरीके से हमारा अप्रोच रहना चाहिए वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद आया था राइट बेस्ड ई डिलीवरी सिनारियो सिस्टम। ये इंडिया के बारे में नहीं था, ये बिहार के बारे में था। ओके, ये टोटल स्टेट स्पेसिफिक था। आपने देखा था 67th में इसमें स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन करंट अफेयर में नहीं आया था। सोलर पावर जनरेशन बिहार में, उसके बारे में किस तरीके से डेवलपमेंट हुई है वो लिखना है आपको। और उसके बाद आया था 7 निश्चय 2। खैर ये तो चीज़ बहुत ही प्रेडिक्टेड है क्योंकि पीटी और मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए आपको ये तो तैयार करके जाना है। तो खैर अपने नीतीश कुमार जी का बहुत ही वन ऑफ द फेवरेट प्रोग्राम्स में से है ये। नेक्स्ट हम देख सकते हैं 5वां जो है वो भी आपको कंपलसरी करना है, बट ए और बी में आपको चॉइस है। वो क्या है, यूजीसी का जो रेगुलेशन आया था फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन इसलिए आया था क्योंकि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने कुछ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ कमेंट किया था, तो ये क्वेश्चन जो है वो आ गया था। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको चॉइस थी। नेक्स्ट हमारा G20 समिट जो अपना सितंबर में ख़त्म हुआ है, तो इंडिया की लीडरशिप जो है उसमें क्या क्या चैलेंजेस है, और ग्लोबल साउथ समिट जो हुआ था जनवरी में, तो वो करंट अफेयर पूछा गया था। उसके बाद आ जाता है हमारा यूनाइटेड नेशन का रोल। सीरिया और टर्की में जो आपको पता है ना, वहाँ पे जो भूकंप हुआ था, तो किस तरीके से जो मैनेजमेंट है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आ गया था यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, तो इसमें आपको चॉइस दी गई थी। उसके बाद सेक्शन 3 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 कंपलसरी है, जिसमें ए और बी में आपको चॉइस मिलेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 कंपलसरी है, जिसमें ए और बी में आपको चॉइस मिलेगी। ओके, ये आप पूरा समझ गए। इसके मार्किंग क्या है वो मैंने साइड में लिख दिया है, यहाँ पे ये इसकी नंबर स्कीम है, ये भी आप देख लीजिएगा। तो अभी जो हमने जितना कुछ देखा था, आपने जस्ट सिर्फ क्वेश्चन का ओवरव्यू लिया था, क्योंकि मैंने उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको प्रेजेंट करके बता दिया था। देखने में लग सकता है कि हाँ यार डूएबल है, पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के वहाँ पे लिखना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, स्पेशली जब आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ना किया हो, क्योंकि उस समय टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्योंकि इतने क्वेश्चंस, इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करने, वो भी आप चाहेंगे कि अब आपका हर एक क्वेश्चन बेहतर हो, बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। बिकॉज़ जो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे प्ले कर रहा है वो है कि आपके जो नंबर ऑफ़ पेजेस हैं आंसर शीट में वो बढ़ा दिए गए हैं, वो हो गए हैं 64। ठीक है, कितने हो गए जी? 64। पहले कितने होते थे? सिर्फ 36। जो आपने पहले क्वेश्चन देखे थे ना 67th मेंस तक 36 पेजेस में ख़त्म करना होता था, ये 64 है। ऑलमोस्ट डबल से आप थोड़ा सा कम कर लीजिए। यूपीएससी में 50 पूछा जाता है, यूपीएससी में भी इतना नहीं पूछा जाता, तो दिस इज़ मोर देन यूपीएससी। आप सोचते हैं यूपीएससी के आंसर्स लिखने में पसीने छोड़ते हैं, तो यू थिंक 64 पेजेस कैन बी कम्प्लीटेड? दिस इज़ वेरी वेरी टफ टास्क। ओके, तो ये करना, ये आई थिंक सबसे ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए आप अपनी स्पीड बढ़ाइए। स्पीड बढ़ाने का मतलब ये है कि आप खिचड़ी मत पकाइए। पहला क्या होता है ना कि जैसे हम जाते हैं, पहला क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत सोच समझ के लिखेंगे, हो सकता है कि पहला क्वेश्चन हमारा आधा पौन घंटा समय ले जाए, उसके बाद लगेगा कि नहीं थोड़ी स्पीड बढ़ानी चाहिए, एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग। बहुत ज़्यादा स्पीड में आप लिखोगे कि आपको ख़त्म भी करना है, और जहाँ आपकी राइटिंग ख़राब हुई, एग्जामिनर पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि भाई बंदे में टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो टाइम को मैनेज करके अपने क्वेश्चंस नहीं लिख रहा। उसको यही लगेगा कि उसने जो पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, उसको लगा कि उसको अपना बेस्ट देना है, उसने उस समय टाइम की फिक्र नहीं की। अब टाइम ज़्यादा चल गया तो बाकी के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा स्पीड में कर रहा है, और कौन सा क्वेश्चन कितने समय में ख़त्म होना चाहिए उसको ये भी नहीं पता है। वो ऐसा एग्जामिनर को लगता है आपके आंसर शीट को देख के, जब आपकी जो राइटिंग है वो ख़राब होती जाएगी विद द टाइम बिंग। तो ये आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी कि आप जितना फास्ट लिखें और अच्छा लिखें।
लिखना कैसे है दोस्तों, आप कोशिश करेंगे पॉइंट वाइज लिखें या फिर जहाँ पे आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। फ्लो चार्ट बनाने वाले क्वेश्चंस अभी जो आप देखे थे यहाँ पे थे नहीं इतने, तो जैसे टिपिकल क्वेश्चन जैसे GS2 वगैरह में आता है फेडरलिज्म का, अपना सेक्युलरिज्म का, तो यहाँ पे फ्लो चार्ट वगैरह आराम से बन जाता है। बट करंट अफेयर्स में आप क्या फ्लो चार्ट बनाओगे, या फिर अगर इश्यूज़ वगैरह या चैलेंजेस वगैरह पूछे तो वहाँ पे आप पॉइंट वाइज लिख दोगे। ओके, तो ऐसा करिए क्वेश्चंस आप लिखिए तो इजी लैंग्वेज में लिखिए और स्पेशियस लिखिए। आप जितना लिखिएगा ना उतना आपके लिए बेहतर होगा, बड़े बड़े फॉन्ट्स में लिखिए, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास क्या अभी बदलाव तो हुए हैं, क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं, क्योंकि जो पहला और चौथा क्वेश्चन है उसमें कंपलसरी क्वेश्चंस करने हैं आपको, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो स्कोप है BPSC का पूछने का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले लिमिटेड क्वेश्चन थे, कोई भी 6 में 3 करो जी, 5 में 3 करो और 4 में फिर 2 करो, ख़त्म कहानी। अब ऐसा नहीं है, आपको तो वो 5 और 5 10 क्वेश्चन तो यहीं दिख गए, वो कंपलसरी है, उसके बाद जो कर रहे हैं वो अलग। तो जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद आपने देखा कि बिहार रिलेटेड जो है वो करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, जो सोलर डेवलपमेंट का हमने देखा था ना। तो और भी कौन सा क्वेश्चन था बिहार रिलेटेड, आप याद करिए। एक सोलर डेवलपमेंट का था, एक राइट बेस्ड ई सर्विस डिलीवरी सिनारियो था, है ना, एक वो था, और उसके बाद 7 निश्चय 2 का था। तो ये सब आपको इकोनॉमिक सर्वे जो है वहाँ पे मिल जाएगा, तो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ज़रूर पढ़ के जाइएगा। वहाँ पे जो टॉपिक्स होंगे इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, तो उस तरह के क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, और आपने देखा कि करंट अफेयर का जो स्कोप है वो बढ़ गया है, स्पेशली इकोनॉमिक सर्वे को लेके। अब ज़रूरी नहीं, पिछली बार बिहार इकोनॉमिक सर्वे का पूछा था, इस बार इंडियन इकोनॉमिक सर्वे का भी पूछ सकता है। आपको पता है कि इकोनॉमिक्स का आपने PT में देखा होगा 69th का, तो क्वेश्चंस UPSC की तरह आए थे, तो इसमें आने के चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं। और सबसे लास्ट में और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, टॉपर्स का ज्ञान। अभी आप 67th BPSC मेंस वालों को देख रहे होंगे जिनका रिज़ल्ट क्लियर हो गया, आपको बोलेंगे कि मैं तो 10-10 12-12 घंटे ऐसे पढ़ता था। अपनी बहुत सारी स्ट्रेटजी बताएंगे दोस्तों। बहुत सारे टॉपर्स को मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरे खुद ही दोस्त हैं, और मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बहुत फेमस IAS ऑफिसर्स भी हैं वो। तो मैं देख चुका हूँ उनको, कि मैं कॉलेज के टाइम से देख रहा हूँ उनको, उनकी क्या लाइफस्टाइल थी, कैसे रहते थे और किस तरह की मेंटालिटी के हैं वो। पर जब बात आती है आपको मीडिया के सामने बोलने की, तो वो किस तरीके से पेश आते हैं और क्या क्या बोलते हैं, तो कितना वो सब्सटेंस और कितना रियलिटी है उनकी बातों में, आई नो दैट पर्सनली। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि हर चीज़ को आप सीरियसली मत लो। हाँ ठीक है, उनकी स्ट्रेटजी वगैरह आप देख सकते हो और फिर अपने हिसाब से काम करो। आपका स्ट्रेंथ, आपका वीकनेस जो है वो इंडिविजुअली अलग है, उनसे बहुत ही अलग है। तो एकदम से उनका ऐसा बोलते हैं ना कि घोल के पिला दिया, वैसी चीज़ें आप मत अडॉप्ट करो। और क्योंकि 68th में ये चीज़ें काम आई नहीं थी। जो 67th की स्ट्रेटजी से अगर 68th में बैठा होगा तो उसको पता है कि मेजॉरिटी हैज़ फेल्ड। जिसने UPSC की प्रिपरेशन करी है उसी का 68th का मेंस अच्छा गया होगा। ठीक है, तो अभी आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि कैसे हमारा क्या अप्रोच रहेगा, कहाँ तक ये करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक्स हमको करने चाहिए, तो वो भी हम आने वाले समय में देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, और आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिए, आपको वीडियो कैसी लग रही है। मैंने ऐसे के ऊपर जो कोर्स लॉन्च किया था अपने चैनल पे, आपको 2 ऐसे मिल गया होगा और बाकी ऐसे भी जल्दी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। कैसे लग रहे हैं आपको ऐसे, वो भी पढ़िए और अपना फीडबैक देते रहिए, ताकि हमारे पास भी वो इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता रहे, है ना। कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना हो उसके लिए आप भी स्वतंत्र हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए हमें, और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।